नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक। ये वो क्या कहते हैं, नींव के पत्थर हैं जिन पर भारत की पूरी इमारत, हम नागरिकों के अधिकार और सरकार की जिम्मेदारियां सब टिकी हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन प्रावधानों को आसान भाषा में समझाती है। हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। कोशिश ये है कि ये जो जटिल लगते हैं ना अनुच्छेद, इनके पीछे का विचार और मतलब आसानी से समझ में आ जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं है जैसा आपने कहा, ये तो भारत का आइडिया है, भारत की आत्मा है। ये बताते हैं कि भारत है क्या, यहाँ नागरिक कौन है, उन्हें हक क्या मिले हैं और सरकार को काम कैसे करना है। ये चारों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गहराई से। तो चलिए पहले भाग से ही शुरू करते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हाँ, भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। ये बताता है कि भारत क्या है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है इस बारे में? देखिए, अनुच्छेद 1, 2 बहुत स्पष्ट बातें कहता है। पहली, देश का नाम, इंडिया और भारत दोनों ही ऑफिशियल नाम है। और दूसरी, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ? इसका मतलब जैसे अमेरिका में होता है वैसा? नहीं, यहीं पर फर्क है। अमेरिका एक फेडरेशन है जहां राज्य एक समझौते के तहत साथ आए हैं। हमारे यहाँ यूनियन शब्द का मतलब है कि भारत एक है, अविभाज्य है। इसे बस प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है। किसी भी राज्य को, मतलब इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो जोर एकता पर है, अविभाज्य एकता पर। समझ गया। एकता पहले। अच्छा, और अनुच्छेद 2 और 3, ये नए राज्यों को जोड़ने या बनाने के बारे में है शायद? हाँ, अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो किसी बाहरी इलाके को, मतलब जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, उसे भारत में शामिल कर सके। जैसे सिक्किम को बाद में भारत में मिलाया गया था, वो अनुच्छेद 2 के तहत हुआ। ये बाहर से जोड़ने की शक्ति है। अच्छा, और अनुच्छेद 3? जबकि अनुच्छेद 3 संसद को भारत के अंदर ही, मतलब मौजूदा भारत के भीतर ही, राज्यों के साथ हेरफेर करने की शक्ति देता है। जैसे नया राज्य बनाना, किसी राज्य का एरिया घटाना, बढ़ाना, बाउंड्री बदलना या नाम बदलना। हाँ। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। हाँ। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए उस राज्य की विधानसभा से पूछा तो जाता है, पर संसद उनकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये फिर से दिखाता है कि केंद्र कितना मजबूत है। और अनुच्छेद 4 ये कहता है कि ऐसे बदलाव, मतलब ये राज्यों की सीमा बदलना या नया राज्य बनाना, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है संसद को। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। इसका मतलब है कि संसद ये सब साधारण बहुमत से कर सकती है। वो जो अनुच्छेद 368 वाली मुश्किल प्रक्रिया होती है ना संविधान संशोधन की, उसकी जरूरत नहीं है। ये इसलिए ताकि देश की एकता बनी रहे और जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक बदलाव आसानी से हो सके, मतलब ज्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है, ये तो हुआ भारत का ढांचा। अब आते हैं भाग 2 पर, नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11। ये कैसे तय होता है कि ये कौन भारतीय है? ये तो खासकर बंटवारे के समय बहुत बड़ा सवाल रहा होगा। हाँ, निश्चित रूप से। अनुच्छेद 5 से 11 जो है, वो मुख्य रूप से संविधान लागू होने के समय, यानी 26 जनवरी 1950, उस वक्त कौन नागरिक है, ये तय करने के लिए थे। वो बंटवारे की उथल-पुथल थी, लाखों लोग इधर से उधर हुए, तो ये साफ करना बहुत जरूरी था। तो अनुच्छेद 5 ने एक मोटा-मोटा नियम बताया कि भाई जो भारत में जन्मा हो, या जिसके माता-पिता भारत में जन्मे हों, या फिर जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो, वो नागरिक होगा। और जो लोग पाकिस्तान से भारत आए या जो पहले पाकिस्तान गए फिर लौट आए, उनके लिए क्या था? अनुच्छेद 6 और 7 शायद इसी से जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। बंटवारे की वो जो त्रासदी थी, लाखों लोग विस्थापित हुए, तो अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए, उसमें कुछ शर्तें थीं, तारीखें थीं। और अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए जो पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में परमिट लेकर भारत लौट आए। ये सब उस समय की जो असाधारण स्थिति थी, उसे संभालने की कोशिश थी। अच्छा, और जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे थे उस समय, क्या उन्हें नागरिकता मिल सकती थी? और एक और सवाल, क्या भारत दोहरी नागरिकता देता है? मतलब कोई 2 देशों का नागरिक हो सकता है? देखिए, अनुच्छेद 8
विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए था। वो वहां के भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाकर नागरिकता ले सकते थे, कुछ शर्तों के साथ। लेकिन आपका दूसरा सवाल, अनुच्छेद 9 इस बारे में बिल्कुल साफ है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता नहीं। ठीक है। और भविष्य के लिए मतलब आगे नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा? वो शक्ति अनुच्छेद 11 पूरी तरह से संसद को देता है। संसद ही कानून बनाकर तय करेगी कि भविष्य में नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे छीनी जा सकती है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने वो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था, जिसमें फिर टाइम टाइम पर बदलाव होते रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 5 से 10 तक तो संविधान लागू होने के समय की बात करते हैं और 11 भविष्य का रास्ता संसद के लिए खोल देता है। चलिए अब आते हैं संविधान के शायद सबसे चर्चित हिस्से पर। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35। ये तो हर नागरिक के लिए जाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो लोकतंत्र की जान है। ये अधिकार हमें मतलब नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं और हमारे विकास के लिए, एक इंसान के तौर पर जीने के लिए जरूरी हैं। ये वो गारंटी है जो संविधान देता है। पहले 7 थे, पता है आपको? संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, पर उसे 44वें संशोधन 1978 में मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। अब वो अनुच्छेद 300A के तहत बस एक कानूनी अधिकार है। तो अब मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार है। हाँ, शुरुआत होती है समानता के अधिकार से, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18। इसका मतलब क्या है? बस ये कि कानून के सामने सब बराबर है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। अनुच्छेद 14 तो कहता ही है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और सबको कानून का समान संरक्षण मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से सिर्फ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब दुकानें, होटल, कुएं, तालाब, सड़कें सबके लिए खुली रहेंगी। ये सामाजिक समानता हुई। फिर अनुच्छेद 16 है जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर अवसर की बात करता है। हालांकि उसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी है, वो एक अलग पहलू है। अनुच्छेद 17 तो छुआछूत को, अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करता है, उसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। और अनुच्छेद 18 सेना और शिक्षा से जुड़े सम्मानों को छोड़कर बाकी सभी टाइटल या उपाधियों का अंत करता है, जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, वो सब खत्म। तो मूल बात है सामाजिक और कानूनी बराबरी। ठीक है। समानता के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, ये सब है। हाँ, अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 6 तरह की आज़ादियाँ दी गई हैं। बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ या संगठन बनाने की आज़ादी, भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, भारत में कहीं भी बस जाने की आज़ादी और कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार करने की आज़ादी। ये सब लोकतंत्र के लिए बुनियादी हैं। लेकिन ये अनलिमिटेड तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सभी स्वतंत्रताएं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है। मतलब देश की सुरक्षा, एकता, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, कोर्ट की अवमानना, इन सब आधारों पर सरकार इन पर उचित रोक लगा सकती है, असीमित नहीं है। अच्छा, और इसी में आगे? हाँ, इसी समूह में अनुच्छेद 20 है जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में कुछ सुरक्षा देता है, जैसे कि एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती या खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर आता है अनुच्छेद 21 जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत ही व्यापक की है। इसमें सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि इज्जत से जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, साफ हवा पानी का अधिकार, बहुत कुछ शामिल कर दिया है। और अनुच्छेद 21A जो बाद में जोड़ा गया, वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। और फिर अनुच्छेद 22 है जो गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के खिलाफ कुछ सुरक्षा देता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार
वगैरह। अगला समूह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। ये किन लोगों के लिए है खासतौर पर? ये मुख्य रूप से कमजोर वर्गों को शोषण से बचाने के लिए है। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार यानी बिना पैसे के जबरन काम कराना, इन सब पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक काम में जैसे फैक्ट्री या खदान में नहीं लगाया जा सकता। ये मानवीय गरिमा की रक्षा करते हैं। ठीक है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। भारत तो एक सेक्युलर देश है, ये अधिकार उसे कैसे दर्शाते हैं? हाँ, ये अधिकार भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूत करते हैं। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को, नागरिक हो या गैर नागरिक, अपने मन के धर्म को मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। लेकिन ये भी पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकती। और अनुच्छेद 28 सरकारी खर्चे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। अच्छा, और अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ खास अधिकार हैं? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30। जी हाँ, भारत के विविधता को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी समूह को, जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, सबके लिए है, पर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 30 खास तौर पर धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का अधिकार देता है। और सबसे आखिर में वो अधिकार जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। ये इतना खास क्यों है? ये इसलिए खास है क्योंकि अगर ये ना हो तो बाकी सारे मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये गारंटी देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपनी फरियाद लेकर। और सुप्रीम कोर्ट का ये कर्तव्य है कि वो उन अधिकारों को लागू करवाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमिस वगैरह। हाईकोर्ट को भी अनुच्छेद 226 के तहत ये शक्ति है। लेकिन अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, इसीलिए अंबेडकर जी ने इसे इतना महत्वपूर्ण माना। इसके बिना अधिकार सिर्फ घोषणाएं हैं। हाँ, अनुच्छेद 33 से 35 संसद को कुछ खास मामलों में, जैसे सेना या पुलिस बलों के लिए, इन अधिकारों को थोड़ा सीमित करने या उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देते हैं। तो ये थे मौलिक अधिकार जो सीधे नागरिक को राज्य के खिलाफ सुरक्षा और ताकत देते हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51। ये मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं? आपने शुरू में कहा था कि ये जुड़े हुए हैं, पर अलग भी है। हाँ, ये मौलिक अधिकारों से अपनी प्रकृति में काफी अलग हैं। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये निदेशक तत्व हैं, मतलब डायरेक्शंस हैं। ये सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, एक तरह के निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं कि भाई आपको नीतियां बनाते समय, कानून बनाते समय इन आदर्शों को, इन लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इन्हें हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अच्छा, तो सबसे बड़ा फर्क क्या है मौलिक अधिकारों और इनमें? सबसे बड़ा फर्क है इनकी एनफोर्सेबिलिटी का, मतलब इन्हें लागू करवाने का तरीका। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, जैसा हमने अनुच्छेद 32 में देखा। वो न्यायोचित है, जस्टिशिएबल है। लेकिन डीएसपी न्यायोचित नहीं है। मतलब अगर सरकार इनमें बताई गई किसी बात पर अमल नहीं करती तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू क्यों नहीं कर रही। तो फिर इनका महत्व क्या है अगर कोर्ट इन्हें लागू नहीं करवा सकता? ये तो सिर्फ सलाह जैसी हुई। नहीं, सिर्फ सलाह नहीं, अनुच्छेद 37 खुद कहता है कि भले ये कोर्ट में लागू ना करवाए जा सके,
लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं, और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी। तो ये सरकार के लिए एक नैतिक दायित्व है, और ये एक तरह से हमारे संविधान का सामाजिक और आर्थिक दर्शन बताते हैं, एक लक्ष्य तय करते हैं, भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, जहाँ सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र न हो बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हो, और जनता भी चुनाव के समय सरकार के कामकाज को इन पैमानों पर परख सकती है। अच्छा, तो इसमें किस तरह के निर्देश या लक्ष्य शामिल हैं? कुछ मुख्य बातें क्या हैं? इसमें बहुत सारी बातें हैं। इन्हें हम समझने के लिए कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ सिद्धांत हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, आय की असमानता कम हो। अनुच्छेद 39 कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन हो, स्त्री पुरुष दोनों को, संसाधनों का बंटवारा ऐसा हो कि सबका भला हो, पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठा ना हो जाए। अनुच्छेद 39A जो बाद में जोड़ा गया, वो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात करता है। अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 42 काम की अच्छी और मानवीय दशाएं और खासकर महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ, मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। अनुच्छेद 43 मजदूरों के लिए कम से कम इतनी मजदूरी कि वो जी सकें, लिविंग वेज। फिर कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हम गांधीवादी सिद्धांत कह सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 40 जो कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, उन्हें शक्तियां देगा। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर सुधारने, स्वास्थ्य सुधारने और नशीले पेय या ड्रग्स पर रोक लगाने की बात करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने और गायों और बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने की बात करता है। अच्छा, अनुच्छेद 48 गायों की हत्या पर रोक, ये डीएसपी में है। हाँ, फिर तीसरी तरह के सिद्धांत हैं जो उदारवादी या बौद्धिक सोच वाले लगते हैं, जैसे अनुच्छेद 44 जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है, पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 जो पहले 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात करता था, अब 86वें संशोधन के बाद ये कहता है कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वनों और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण करने को कहता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, देशों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात करता है। बाप रे, तो ये तो वाकई भविष्य के भारत के लिए एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट जैसा है कि हमें किस तरह का समाज, किस तरह का देश बनाना है। बिल्कुल, ये वो दिशा है, वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने की जिम्मेदारी संविधान ने आने वाली पीढ़ियों और उनकी सरकारों पर डाली है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज की बातचीत का सार निकालें, तो अनुच्छेद 1 से 51 तक ये 4 भाग मिलकर हमारे संविधान की पूरी बुनियाद रखते हैं। भाग 1 ने बताया भारत क्या है, एक अटूट संघ, राज्यों का संघ। भाग 2 ने बताया कौन भारतीय है, नागरिकता के नियम, खासकर शुरुआत के लिए। भाग 3 ने हम नागरिकों को दिए मौलिक अधिकार जो लोकतंत्र की गारंटी हैं, हमारी आज़ादी और गरिमा की रक्षा करते हैं। और भाग 4 ने सरकार को दिए लक्ष्य या निर्देश, एक न्यायपूर्ण, बराबरी वाला, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। एकदम सही कहा। ये चारों भाग मिलकर ही उस भारत की तस्वीर पूरी करते हैं जिसका सपना हमारे संविधान बनाने वालों ने देखा था। एक ऐसा देश जो संप्रभु हो, समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक गणराज्य हो और जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो। इन पहले 51 अनुच्छेदों को समझना इसीलिए हर नागरिक के लिए जरूरी है, ताकि हम अपने अधिकार भी जानें
और ये भी समझें कि देश को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार से क्या उम्मीदें रखी जानी चाहिए। बिल्कुल। और आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, एक विचार। हमने देखा कि भाग 3 यानी मौलिक अधिकार ज्यादातर राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। वो बताते हैं कि राज्य क्या नहीं कर सकता, ये नेगेटिव राइट्स जैसे हैं। और भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, राज्य को क्या करना चाहिए। ये पॉजिटिव निर्देश जैसे हैं पर बाध्यकारी नहीं। तो जब कभी इन दोनों के बीच कोई तनाव या टकराव की स्थिति बनती दिखे, मतलब मान लीजिए कोई नीति निर्देशक तत्व को लागू करने से किसी मौलिक अधिकार पर असर पड़ता हो, या कोई मौलिक अधिकार किसी नीति को लागू करने में आड़े आता दिखे, तो इनके बीच संतुलन कैसे बनता है या कैसे बनना चाहिए, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आगे भी सोचने और बहस करने की जरूरत पड़ती रहेगी।